ये अजीब एक किस्सा है कि एक तरफ नाउमीदी नजर आ रही है, एक तरफ लोग गाना चाह रहे हैं। चाइना में यूगर्स के साथ चाइनीज क्या कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, सियासत पर यह बात बिल्कुल सादिक आती है। कल PP 206 खानेवाल का ज़िमनी इंतखाब है। ये नशिस्त नून लीग MPA निशात डाहा के इंतकाल की वजह से खाली हुई। इस नशिस्त पर जुड़े हक़ाइक़ ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, जिसने इस इलेक्शन को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये नशिस्त नून लीग MPA निशात डाहा के इंतकाल की वजह से खाली हुई। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में निशात डाहा ने PTI उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम को शिकस्त दी थी, जो कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अब नून लीग के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं। दूसरी दिलचस्प बात है, 2018 में नून लीग के उम्मीदवार निशात अहमद डाहा थे, जिनकी बेवा नौरीन निशात डाहा इस ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार हैं। हल्के के अवाम किसके हक में फैसला सुनाते हैं, यह कल पता चल जाएगा। लेकिन इस इलेक्शन को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में हालात कशीदा हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के खिलाफ हमला करवाने और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वासिक जर्जीस हैदर ने इल्जाम आयद किया है कि अता तारड़ ने इनके इलेक्शन ऑफिस पर हमला करवाया। मुसल्लह हमला आवर इलेक्शन ऑफिस के गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए, ऑफिस में मौजूद पोलिंग एजेंट्स पर डंडे बरसाए, पोलिंग एजेंट खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा और फौरी इलेक्शन ऑफिस बंद करने का कहा और कत्ल की धमकियां तक दी। अता तारड़ इस इल्जाम की तरदीद करते हुए पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज हो चुका है। देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सच यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बदएतिमादी अपने उरूज पर है। अयाज सादिक खुर्शीद शाह का इन हाउस तब्दीली प्लान लेकर लंदन गए थे, जहां नवाज शरीफ ने इस प्लान को यह कहकर रद्द कर दिया कि पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं किया जा सकता, बल्कि नून लीग के कायद ने पार्टी को लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी है। मगर सवाल यह है कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की एक दूसरे पर बदएतिमादी के होते हुए लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब हो सकता है, ये बात दोनों को पता है। इसलिए तज्जियाकारों का तज्जिया यह है कि लॉन्ग मार्च हो, इस्तीफे या फिर इन हाउस तब्दीली, अपोजिशन के तिलों में कोई तेल नहीं। ये सारी बातें सिर्फ टाइम पास है। क्या ये तज्जिया दुरुस्त है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, एक तरफ तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी करो। उन्होंने बाकायदा अयाज सादिक को टास्क दे दिया है कि जी हर यूनियन कौंसिल लेवल पर 30-30 नौजवानों की फहरिस्त बनाए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, वो तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप हो, एक कॉल पर, एक व्हाट्सएप के मैसेज पर सारे इकट्ठे होने चाहिए, कन्वेंशंस किए जाएँ, तमाम रहनुमा कन्वेंशंस करवाएं आगे, और जो ये नहीं करता उसकी फहरिस्त एक बनाएं, जो टिकट होल्डर है या रुकन है नून लीग का, कोई भी पार्लियामेंट का दीगर रहनुमा है, तो उसकी लिस्ट तैयार करो। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक कोई 30 लोगों की फहरिस्त है जो PTI के अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं जो नून लीग में शामिल होना चाह रहे हैं। ये अजीब एक किस्सा है कि एक तरफ नाउमीदी नज़र आ रही है, एक तरफ लोग गाना चाह रहे हैं। उसामा साहब, अयाज सादिक साहब जो एजेंडा लेके गए थे वहाँ पर, इस बात के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उनका वो एजेंडा जो है वो नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अयाज सादिक साहब गए तो यहाँ से ये मैंडेट लेके थे कि मियां नवाज शरीफ से वो बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उन्हें बताएंगे कि जनाब आपका जो बयानिया है, इस बयानिए से पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ रही है, इस बयानिए की वजह से हुकूमत में आने के चांसेस कम हो रहे हैं, तो हमें अपना बयानिया जो है शहबाज शरीफ का जो बयानिया है उसको आगे लेके चलें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट में आने का है। अगर हुकूमत में ना आए तो पार्टी की तकसीम जो है वो उसको पार्टी बल्कि ख़त्म हो जाएगी। लोगों में नाउमीदी और मायूसी बढ़ रही है और 5 साल मज़ीद लोग जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब आगे से मियाँ साहब ने उनको कह दिया कि भाई जी ये जो मेरा बयानिया है वो घर घर पहुँचाओ, वोट को इज्जत दो का नारा। इसका मतलब ये है कि अयाज सादिक की तो उन्होंने नहीं सुनी, अयाज सादिक की उन्होंने जो बात है उसको रद्द कर दिया। अब अगली बात ये है कि मियाँ साहब मरियम नवाज़ जो है वो सारे पंजाब में सारे लोगों से कांटेक्ट में है, सारे MPs MNA से कांटेक्ट में है।
आपका बयानिया जो है वो घर घर में मौजूद है, फिर आपके बयानिए इस पर मुस्लिम लीग नून के लोग या उनके MPs या MNAs उनके पीछे क्यों नहीं निकल रहे? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई ये नहीं चाहता कि वो जेल में जाए, कोई ये नहीं चाहता कि उसको नैब पकड़े, कोई ये नहीं चाहता कि उस पर पर्चे दर्ज हों, खाम खा की वो मुसीबत मोल ले। अब मरियम का जो बयानिया है वो जो अदारों को बुरा भला कहती हैं, अब मियाँ साहब का वोट को दो इज्जत दो का बयानिया क्या है? बयानिया यही है कि जनाब अदारों की इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है और नाम ले लेके लोगों को गालियाँ दो, ये और मकसद तो यही है। और इस चीज़ से तो सारे भाग रहे हैं। मैंने कि मेरे नून लीग के बड़े बड़े जो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ, याद सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये राना तनवीर, यही बड़े लोग हैं ना, ये तो अलल ऐलान कह रहे हैं कि जनाब हम इस बयानिए पे नहीं जा सकते। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इस बयानिए पर अगर हम रहे तो फिर जेलें आपका इंतजार कर रही हैं। कंटोनमेंट इलेक्शन में ये नहीं लगा, अभी लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां ये नारा नहीं लगा, वहां तो उन्होंने महंगाई है या बेरोजगारी है ये बात की, या महंगाई की खिदमत को इज्जत दो। कैंटोनमेंट में था खिदमत को इज्जत दो, ये मुफाहमती ग्रुप का नारा है और उसमें देखिए कि आपको सीटें भी मिल गई। अब वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो लगाने वाले बड़े कम हैं। तो मरियम में एक चीज़ क्लियर है कि मरियम और मियां नवाज शरीफ वो इस पे डटे हुए हैं। शहबाज शरीफ को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और वो मरियम वो यही है कि जनाब अगर किसी ने डील करनी है तो मरियम के साथ करे, मरियम को रिलैक्सेशन मिले। मरियम अगली प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा, जिस तरह से और मरियम के जो करीबी लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि जनाब उस डील में उस पे जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये होने वाला नहीं है। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अयाज सादिक साहब गए कुछ लेने थे, उल्टा उनको टास्क और मिल गया। अब एक तो ये कि जनाब वो फहरिस्त तैयार करो जो नहीं इस तरफ आता या नहीं कन्वेंशन करता, पैसा नहीं लगाता। दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि 30 लोगों की फहरिस्त मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई है कि जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और वो आना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं अब ये मशवरा करूँगा अपने लोगों से। पहले तो उन्होंने इन लोगों को शामिल कर लिया था, ऐसे लोगों को, लोटा जिनको हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन ये वजह क्या है जो मियाँ साहब जिस तरह की हिदायत देते हैं वो पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ से हमें मिलती दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त है बड़े ज़हीन आदमी है, बड़े पढ़े लिखे, वो कहते हैं जी इंसान अपने जोग्राफ़ी का कैदी होता है, तो जब जेल में होता है उसकी सोच और होती है, बीमार होता है और होती है, बाहर चला जाता है, आज़ाद फ़ज़ाएँ, फिर मुलाकातें, इशारे, कोई फ़ोन कॉल्स, कोई इस्टेब्लिशमेंट से कहीं से कोई दरमियान में बंदा आ गया जी मैं मामला ठीक करवाता हूँ। वो जोग्राफिया बदलता है तो फिर उनको लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ कभी भी इररेलेवेंट नहीं हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो बयानिया हो करप्शन का, वो बयानिया हो नाअहली का, या वो बयानिया हो कि मियां साहब जो हैं उनका कैरियर ख़त्म हो गया, अब वो आगे नहीं आ सकते, इस तरह की इररेलेवेंस जो है ना वो कभी पैदा नहीं हुई। मियां साहब पहले भी रेलेवेंट रहे हैं, जब जेल में थे तब भी रेलेवेंट थे और अब तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। अच्छा। जो सूरत हाल बताई जा रही है कि वो मियां साहब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान में और वो उनकी पार्टी भी ख़त्म और वो भी ख़त्म और सब कुछ ख़त्म, तो ये ख़बर के तौर पे आप सामने रख लें कि मियां नवाज शरीफ इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी भी देखें कि 30 बंदों की फहरिस्त गई है, उन्होंने कहा अभी हम सोचेंगे हमने लेना या नहीं लेना, फहरिस्त उन्होंने अपने पास रख ली है। और ये बात कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, 20 नवंबर के बाद ना तो मियां नवाज शरीफ ने किसी को बुरा भला कहा है, ना मरियम नवाज ने किसी को बुरा भला कहा है। उससे पहले जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की सूरत हाल चल रही थी, उसमें वो चीज़ें ख़ुद इमरान खान साहब ने लोगों को वाज़े कर दी कि मियां नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के लोग जो बातें कर रहे थे वो सही बातें कर रहे थे, जिनके मुतल्लिक़ भी वो बातें की जा रही थी। अब इस वक्त मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, बिल्कुल मुस्तनद ख़बर है कि तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। अच्छा, बिल्कुल न्यूट्रल है। किसी भी तरह की किसी सियासी सरगर्मी के हवाले से, किसी मुलाकात के हवाले से या किसी और तरह के जो ये न्यूट्रल रहेगी, इदारों के खिलाफ बोला जाएगा, लोगों के नाम अगर दोबारा लिए जाएंगे फिर भी न्यूट्रल रहेगी इस्टेब्लिशमेंट।
देखिए, जो मौरूज़ी हालात थे, जिन लोगों ने ये मुलाकातें करवाईं, जिन लोगों ने बातचीत करवाई, जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया, उन्होंने ये बातें भी की कि इस तरह से नाम लिए गए थे या ये कहा गया था, तो वो बातें उन्होंने उनके सामने रखी थी जी। उन्होंने जवाब में उनको अपने आर्गूमेंट्स दिए थे। ज़ाहिर है कि न्यूट्रलाइजेशन हुई है तो किसी वजह से हुई है, ऐसा नहीं तो है कि अब इमरान खान साहब जो है, आपको लगता मैं है आपको ये खबर देखें, लॉन्ग मार्च ये इसको हुकूमत गिरा सकेगा? अयाज सादिक उनको मनाने गए थे, उन्होंने आगे टास्क दे दिया यूनियन काउंसिल लेवल पर सबको एक्टिव करो, जो नहीं कन्वेंशन करता, खर्चा पानी नहीं करता, उसकी फहरिस्त बना लो। मैं ये अर्ज कर दूं, हुकूमत तो अपने बोझ से ही गिरने के लिए तैयार है। हुकूमत तो चाहती है कि कोई उन्हें इस वक्त गिराने के लिए किरदार अदा करे और वो शहीद बन जाएं। अब यही तो पॉलिटिक्स है कि इस वक्त इनको इक़्तिदार से ऐसे नहीं निकाला जाना जिस तरह से ये चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए इनसे कहा है कि ना तो हम पंजाब में कोई मूव ला रहे हैं, ना सेंटर में मूव ला रहे हैं, ना किसी ऐसी मूव को सपोर्ट करेंगे। बयानिया ये रखा जाए कि महंगाई है और जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और फेलियर की तरफ गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। ये फैसला कब हुआ? फेलियर के जो बहुत सारे पहले दिन पीडीएम का मकसद ये था फौरी इलेक्शन, ये हुकूमत जाएगी तो ही इलेक्शन हमने करवाने हैं, तो अब वो हुकूमत को गिराने नहीं चाह रही है। कब हुआ है ये लॉन्ग मार्च, ये महंगाई मार्च का मकसद क्या रह गया? ये बातें जो हैं ये अब अवाम के हवाले से बात की जा रही है। ये फैसले इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दरमियान हुए हैं, को बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, और इन फैसलों की रोशनी में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स जो है वो वज़रा की कारकर्दगी, महकमों की कारकर्दगी और इस हुकूमत के जो स्कैंडल्स हैं उन पे, और जो वादे पूरे नहीं किए गए उन पे, जो महंगाई है उन पे की जाएगी। 3 महीने का वक्त है, इन 3 महीनों के अंदर अंदर इस चीज़ को यानी कि तंजीम साजी कह लें या पार्टी कारकुनों से रवाबत कह लें, मुलाकातें कह लें, उनको गर्म करना, उनको वलवले में लेके आना और जोश में लेके आना, तो ये चीज़ें डिसाइड हुई हैं पार्टी के हवाले से। ये चीज़ें अब होनी शुरू हो जाएंगी। आपको नेक्स्ट वीक से इस तरह की मुलाकातें लोगों को, मैं आप दोनों से उस हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जावेद हसनैन साहब, वो एक बिल की बात कर रहे हैं कि जी 7 साल की पाबंदी होनी चाहिए कि अब कोई पार्टी ना, जो कहते हैं जी नून लीग के साथ जो हुआ सो हुआ, हम तो अब ये पीटीआई के लिए कर रहे हैं कि 7 साल तक अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको कोई पार्टी टिकट न दे। बाबर साहब, ये मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ को तो शायद ये चीज़ सूट करेगी, नून लीग को नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं 30 लोगों की फहरिस्त है हमारे पास जो आना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ छोड़कर। उसामा साहब, 30 लोगों की फहरिस्त का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजीबोगरीब लेजिस्लेशन है कि जी जो पार्टी छोड़ना चाहे और उसको अगली कोई पार्टी ले ही ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के हाथों एक्सप्लॉइट भी होते हैं, पार्टी कुर्बानियाँ मांगती है, और जब वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं उसके बाद जो पार्टी का हेड होता है उसको सिर्फ यही टेंशन होती है कि किसी का कद काठ बढ़ ना जाए। नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ा ज़िल्ल और रुसवा किया गया, और अब मसला ये है कि जिसको ज़िल्ल और रुसवा किया जाए, मैं नाम दे सकता हूँ, उनको क्या क्या ताने दिए गए, उनको क्या क्या फिक्रें उनके मुंह पे मारे गए। उन्होंने नून लीग के लिए जेलें काटी, मारे खाई, लेकिन जब वो बाहर आए तो जब मियाँ साहब इधर आए तो उनको तो यहाँ तक कह दिया गया कि जनाब अगर आपके ड्राइवर को हम टिकट दे दें तो वो भी आपसे जीत सकता है, आपकी औकात क्या है, तो ये कह के उनके मुँह पे बात मारी गई। तो मेरा मतलब है कि वो नून लीग को अगर इससे तो पार्टी की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी। जो पार्टी के हेड्स हैं उनके पास तो वो तो गॉडफादर बन जाएंगे, वो पहले गॉडफादर हैं वो तो, मगर मुझे तो ये लेजिस्लेशन हर पार्टी का राइट है कि हर बंदे का राइट है कि वो बेहतर बंदे लेके आए। अगर किसी को मैं एक पार्टी ज्वाइन की, मुझे एक बात बता, मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, कल कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे एक पार्टी की पॉलिसी से मैं इत्तेफाक नहीं करता और मैं किसी और पार्टी में जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं 7 साल किसी और पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं? आप फिर इंडिपेंडेंट, उनका ख्याल है कि इंडिपेंडेंट आए ना, अगर नहीं इंडिपेंडेंट तो वो पार्टी अगर इतनी तगड़ी है तो पार्टी को क्या डर है अफराद से, पार्टी को क्या डर है इंडिविजुअल से? अच्छा जी, लोग आए या जाएं, पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। खबर पर जाना है मुझे, जल्दी से इस बारे में अपना कमेंट दें। जो ये सिलसिला है, देखें इंडिपेंडेंस हमेशा इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी रही है, और अगर किसी भी शख्स का, किसी सियासी जमात के कारकुन का या
बड़े सियासतदान का या छोटे सियासतदान का अपनी पार्टी से इख्तलाफ है और वो समझता है कि पार्टी ने डिलीवर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, तो उसका हक है कि वो अगले इंतखाबात में जो भी इंतखाबात हों वो उसमें अपनी पार्टी तब्दील कर सकता है। लेकिन जो शख्स जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर आया है उसके लिए तो पहले से ऑलरेडी कानून मौजूद है कि वो तब्दील नहीं कर सकता अपनी पार्टी को, और अगर वो करेगा फ्लोर क्रॉसिंग लगेगा और वो नाअहल हो जाएगा क्योंकि उसने नाम इस्तेमाल किया है उस पार्टी का। बिल्कुल तो ये चीज़ जो है ये इररिलेवेंट है कुछ। सही। अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताएं, बाबर डोगर साहब, 100 गवाहों की लिस्ट FIA ने जारी कर दिया है, FIA सामने ले आया है। अब इसमें स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म, जनरल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील, बैंकर्स, डॉक्टर्स, SCCP, FIA के एहलकार भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं कि जिनका कोई शुगर से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। दस्तावेज़ात बताती हैं जी, राइस डीलर्स, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। ये कोई अजीबोगरीब लिस्ट बन गई। नहीं समझ साहब, आप थोड़ा सा चीज़ों को गुडमुड कर रहे हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं। मसला ये है कि ये चार्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग में एक तो वो लोग हैं जो हमदा शुगर मिल में मुलाजमीन थे और उनके नामों पे अकाउंट्स खुलवाए थे, और इसके अलावा उस हमदा शुगर मिल के अलावा, रमज़ान शुगर मिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कॉन्टैक्ट में थे जिनके ज़रिए से जाली अकाउंट खोले गए और उनके नामों पे। सर मैंने इसीलिए सवाल किया था क्योंकि 64 ऐसे लोग हैं जिनका कोई शुगर इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है और वो सर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसका ये नहीं है कि ये शुगर मिलों से सारा पैसा गया। सर ये तो हमारा काम शुगर का है, तो फिर ये पैसा कहां से बनता रहा? अगर शुगर से पैसा वो तो बना रहे थे कि अकाउंट्स, वो मुलाजमीन शुगर मिल के उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जिनका कोई शुगर से लेना ही नहीं। 64 इस तरह के लोग हैं जो उनके अकाउंट्स में पैसे भेज रहे हैं। ये किस तरह की चीजें बेच रहे थे कि ज्वेलर भी इनको पैसे भेज रहा है, इनको ठेकेदार भी पैसे भेज रहा है, इनको हर तरह का बंदा पैसे भेज रहा है जिसका कोई लेना देनी है, उसका पेट्रोकेमिकल से, फार्मास्यूटिकल से, दीगर कामों से लेने है, वो शुगर इंडस्ट्री वालों को पैसे दे रहा है उनके, और वो भी चपरासियों के अकाउंट में, नायब कासिद के अकाउंट में। ये एक अजीब किस्सा है। जी बाबर साहब, ये जो पैसा है, ये शहबाज साहब तो कहते हैं जी मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो इनको कभी देखा ही नहीं। अब वो कहते हैं सलमान शहबाज से पूछो, सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज साहब बाहर भाग गए, हमजा की बारी आती है, वो कहते हैं जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा बिजनेस जो है वो सलमान देखता है, उस बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है वो सबके अकाउंट्स में जो प्रॉफिट है वो बराबर का जाता है। अब प्रॉफिट जो है वो बराबर का जाए वो ठीक है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये सारे कहते हैं कि जी हम तो नहीं इसमें शामिल। और जनाब सलमान शहबाज साहब जो है वो लंदन में है, वो पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। अकाउंट सारे क्लियर हैं, लोग इनके सामने हैं, पैसे भिजवाने वाले भी सामने हैं, जिनके अकाउंट्स हैं वो भी सामने हैं, और वो कितनी सैलियाँ ले रहे थे वो भी सामने हैं, हर कड़ी मिली हुई है। सही। मसला ये है कि अब मुफाहमत है, मुफाहमत में आपको पता है कि फिर चीज़ें इसी तरह से लटकती रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ी सख्त डायरेक्शन है कि जनाब इसको इम्प्लीकेट करो। अब कहीं और से डायरेक्शन आ जाती हैं कि नहीं अभी ठहर जाओ, और गुलाम मुर्जा साहब कहते हैं कि जी चीज़ें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कोई दबाव नहीं है। यही इंडिपेंडेंट है ना? सर दबाव तो है, मेरा मतलब है FIA तो का बस चले तो सुबह शहबाजी को उठा ले, अच्छा, और सुबह भी क्या रात को ही उठा ले, ये न्यूट्रल लेकिन कहीं ना कहीं तो सर शायद कुछ वो ना कुछ न्यूट्रल तो का, है ना। गुलाम साहब ये न्यूट्रल क्या है? यानी बैलेंस करना है, अब कि ज्यादती हो गई थी, अब उसको जरा थोड़ा सा बैलेंस में लाना है, ये न्यूट्रल है कि जरा हाथ वाला रखे? क्योंकि देखिए अब ये FIA कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। FIA कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून गुजरात के कारकुन औरंगजेब भट्ट साहब, इन्होंने 25-25 लाख के 2 चेक पार्टी फंड के नाम पर दिए हैं और ये जाते हैं रमज़ान शुगर मिल के चपरासी गुलजार के अकाउंट में। 2013 की बात है। 2015 में कमाल होता है कि यही साहब औरंगजेब भट्ट साहब जो हैं ये गुजरात में इनको चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी गुजरात तैनात कर दिया जाता है और DC और TMA को इनके अंडर कर दिया जाता है। तो 50 लाख पार्टी फंड के नाम पर शुगर मिल में आएंगे और उसके बाद आपको चेयरमैनशिप मिल जाएगी। ये बड़ा आला काम है वैसे, मतलब कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो FIA की जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं, देखें ये हैं इल्ज़ामात, ना तो हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, ना हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, और ना ही हम इन चीज़ों की बुनियाद पे ये सर FIA की इन्वेस्टिगेशन है,
FIA तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है, ये मेरे आप चले इल्जामात आपसे नहीं है। सवाल करता हूँ एक, सर हम आप फैसला दोनों सुना से रहे एक हैं, सवाल जी, है, जी। आप दोनों से एक सवाल है कि रिजवान साहब जो हैं वो चालान पेश क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो हो गया ना पेश। आप दोनों से सवाल है, आप बताएं। सर ये चलान की तो बात क्यों कर रहे हैं नहीं सर, ये उन्होंने चलान पेश कर वो- दिया ना अब। नहीं, उनको तो कल भी कहा गया है कि आप जो है वो चालान पेश करें सारा कंपाइल करके। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, एक और बात मैं आपको इसकी रिजेम्बलेंस बताता हूँ। जरदारी साहब के मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें चली तो कहा गया कि जनाब 150 ये 1500 अरब की करप्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में आगे भाग रहे हैं, उसके कभी पीछे भाग रहे हैं, FIA के DG के और FIA के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पीछे, और पता नहीं किधर किधर हम उनके साथ 1500 अरब हो गई जी, फिर 1200 अरब रह गई, फिर 700 अरब रह गई, फिर 300 अरब रह गई, फिर 250 अरब रह गई। अब पता नहीं ना केस है, ना करप्शन है, ना 250 अरब है, ना कुछ चीज़ है। तो ये बातें उस वक्त अच्छा, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ होता है मेरी- ये स्विस मेरी- अकाउंट मेरी- में मेरी एक अरबों बात डॉलर सुने। पाकिस्तानियों का होता है, लेकिन यहाँ से खाते नहीं दिखाए जा रहे। गुलाम मुर्तज़ा तो हम क्या साहब, करें? आपका कहने का उसमें- मतलब ये है उसमें कि ये सारे बड़े इनोसेंट हैं, ये बेचारे बड़े बेकसूर हैं, इन पे मैं बड़ा कब जुल्म कह रहा हो रहा हूं, है, मैं बड़ी किसी को- हक हलाल की इनकी ओहो। कमाई है, एक एक पाई नहीं, इन्होंने नहीं, नहीं, देखिए- पसीना बहा बहा के देखिए- कमाई देखिए। है। FIA ने झूठे केस किए हैं, ये जो 100 गवाहान हैं, ये जो सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, ये सारे फ्रॉड हैं, कोई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं भी- है, मैं महज आपको- इल्जामात है। मैं शहबाज देखिए- ये बेचारे सुबह बड़ी बतौर मेहनत से घर से डोगर निकलते साहब- हैं, शाम को वो कपड़ों से डोगर पसीने की साहब- बदबू आ रही होती है, और बड़े ही हक लाल से वो उन्होंने डॉक्टर ये साहब महल बतौर खड़े किए तालिब हैं। इल्म, नहीं, वो कहते हैं मेरे वालिद साहब की चलो, रज़वान शुक्र। बतौर जी, तालिब वालिद इल्म साहब, मेरी वालिद बात सुन लें। एक लॉ की एक तारीफ है, सामा गाजी साहब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ा भी है। ये लॉ की तारीफ है कि कोई भी मुल्ज़म उस वक्त तक मुजरम साबित नहीं हो सकता जब तक वो अपना किसी कोर्ट ऑफ लॉ से उसको सज़ा ना हो जाए, वो उसको बेगुनाह तस्वुर प्रूव किया ना जाएगा। हो जाए, यानी कि कोई भी मुल्ज़िम बेगुनाह तस्वुर होगा किया जब तक कि जाएगा। जुर्म तो साबित मैं ना हो किसी को, मैं कौन होता हूँ किसी को बेगुनाह कहने वाला? सर मेरे कहने सर से एक बेगुनाह हो मिनट जाएगा। एक मिनट ठहर जाए। यहाँ- सुप्रीम यहाँ कोर्ट तो ने पुलिस सुप्रीम वाले- कोर्ट ने सुने सुप्रीम मेरी कोर्ट बात। ऑफ पाकिस्तान ने मेरी- एक बंदे के और बारे में मेरी लिखा बात तो सुन ले। कि गॉड फादर, और उसके बाद लिखा देयर इज अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। तो ये जो पैसा अरबों रुपया बनता है, ये ऐसे ही नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही वहाँ है, तो मैं नहीं कन्विक्शन कह हो चाहिए। रहा। नहीं, वो गुलाम साहब कह रहे हैं जहाँ कन्विक्शन हो जाए उसको तो मानेंगे, वो तो सर सुप्रीम जी कोर्ट ने वो कन्विक्ट कर दिया, नैब अल्लाह कोर्ट के ने बंदे- कन्विक्ट कर दिया हुआ है वो उनको। डोगर साहब वो जो है ना वो जुडिशियल लिटरेचर से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सारी किताब लिख के एंड पे वो कह सर दिया जो कि जो सजा दी है, कामे वो के तो ऊपर सुप्रीम वो कोर्ट ने तनख्वाह सजा नहीं तो ली। दे दी ना सर। नहीं अब नहीं आप नहीं, एक तरफ नहीं, आप सर, कह रहे हैं वो उसकी सारा- बुनियाद पर उसकी गुलाम बुनियाद साहब, पर वो नैब फैसला कोर्ट जो में है, केस चला, वो फैसला जो है, उसकी वो बुनियाद खोसा पर साहब- मियां साहब को सजा हुई, वो सारा गुलाम साहब, जो अब लिटरेचर मेरा था ख्याल है जिसे थोड़ा आप सा- कह रहे हैं, वो आपने नैब कहा कोर्ट को ट्रांसफर हो जब गया कोई था। मुजरिम साबित हो जाएगा हमें मानना है। अब वो मुजरिम हो गए हैं, अब अपील में है, तो हम फिर उनको आप स्टेटस सुप्रीम वापस कर कोर्ट दें। की बात करते करते फौरी तौर पे नैब कोर्ट में आ जाते हैं। सर, सुप्रीम नहीं, कोर्ट की आप बात आपने करते कहा कि करते वो नैब सारा कोर्ट चले जाते लिटरेचर है, हैं। आपने कहा वो सुप्रीम सारा कोर्ट- लिटरेचर है। मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ कि वो में क्यों है? लिटरेचर ही नैब कोर्ट को रेफर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट, मेरी जब भी- बात सुने, देखिए मेरी बात सुप्रीम सुने। कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, सुप्रीम सर, कोर्ट अब- ट्रायल कोर्ट तो नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट बन गई थी ना उन दिनों में। नहीं बनी उन सर, दिनों में तो उन्होंने सुप्रीम ट्रायल ट्रायल कोर्ट कोर्ट बन गई उन्होंने- थी। आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट अच्छा। से ट्रायल कोर्ट पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को रेफर किया था। देखिए हम फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, मानना हमें पड़ेगा सर, क्या करें गुलाम साहब। अब वो मियां नवाज शरीफ को तनख्वाह पर सजा सर, हो वो गई, वो मैं और आप जुडिशियल बहस कर लिटरेचर सकते हैं, से लेकिन ज्यादा फैसला कुछ तो नहीं सुप्रीम है कोर्ट का वहाँ। है और मुल्क उनके फैसलों के तहत ही चलेगा, वहाँ वरना तो किसी ये को नारकी कुछ- होगी। वहाँ किसी को कुछ नहीं ये कहा कि ये गॉडफादर है, ये सिसिलियन माफिया है। जी, वो कमेंट्स उन्होंने थे, वो मिसालें रिमार्क्स दी हैं थे। बहुत सारी। चले। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सही है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद न्यूज अपडेट्स हैं, न्यूज अपडेट्स हैं, उसके बाद खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब की बात करेंगे। अजीबो गरीब ये इलेक्शन हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प इसके हकायक हैं, आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ज़िमनी इंतखाब है, हल्का है पंजाब प्रोविंस का, और ये है जी 206 हल्का खानेवाल। अजीबो गरीब हकायक हैं, अजीबो गरीब हकायक। चलें, एक तरफ फिर यहाँ पर पैसा चल रहा है जनाब, वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब टिकट बेचा जा रहा है, वही जो लाहौर में हुआ। लेकिन यहाँ भी
हैरान कुन तौर पर पीटीआई और नून लीग में उस तरह लड़ाई नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो गई है, क्योंकि नून लीग के अब अहम रहनुमा हैं अता तारड़ साहब, उनके खिलाफ दरख्वास्त चली गई है, कत्ल की धमकियां, पीपल्स पार्टी की तरफ से दरख्वास्त दी है, कत्ल की धमकियां, उनके जो पोलिंग ऑफिस है उसके अंदर तोड़ फोड़, धमकाना, ये सब कुछ करना। और एक और पहलू भी है कि ये सीट खाली हुई, नून लीग के रहनुमा थे जी और एमपीए निशात डहा साहब, उनका इंतकाल होता है। अब नून लीग के एमपीए थे, उनके इंतकाल पर उनकी बेवा अब इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन टिकट उनके पास आ गई है पीटीआई की। और जो यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार थे जिनको हराया था निशात डहा साहब ने, वो अब पीटीआई के उम्मीदवार चले गए हैं नून लीग में। ये गुलाम साहब, ये डायनेमिक्स नहीं समझ आ रहे इस वक्त। ये खानेवाल की पॉलिटिक्स के हैं, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के हैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग आ गई है, समझ रहे थे हम कि पीटीआई वर्सेस नून लीग होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी सियासत की कि आपको निशात डहा साहब की बेवा जो हैं वो आपको इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आ रही हैं पीटीआई पे, और राना सलीम जो हैं वो अब उम्मीदवार हैं नून लीग के। आप जितनी भी पॉलिटिक्स 71 के बाद से 73 से हो रही है, उसको अगर आप ये देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है 80% 70 से 80% वही लोग होते हैं और वो हुकूमत में बैठे हुए होते हैं। कभी वो नून लीग में होते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में होते हैं, और अब नई जमात आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हैं। तो ये एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है। ये देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की डोरियां कहाँ से हिल रही हैं, कौन फेवरेट जा रहा है, कौन कम फेवरेट है। तो जिस तरह से मैं आपको एक छोटा सा 1-2 जुमलों में एक वाक़या सुनाता हूँ। पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा थे कराची से, तो वो जिन दिनों में पीटीआई में हाँका जा रहा था तमाम सियासतदानों को, और उनको वहाँ पे कहा जा रहा था चलें चलें उस तरफ चलें, अभी इलेक्शन नहीं अनाउंस हुए थे, ये 2017 के आखिर की बात है। तो एक मेडिकल स्टोर के ऊपर मैं मेडिसिन लेने गया तो वो मिल गए वहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी सुनाएं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कहता जिधर सारे जा रहे हैं। मैंने कहा किधर जा रहे हैं? कहता पीटीआई में। तो मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहता भेजने वाले भेज रहे हैं। अच्छा। तो वो बड़ा एक जुमला था, इस है तो तलख हकीकत है, और ज़ाहिर है कि हकीकतें काफ़ी तलख होती हैं। तो वो उन्होंने ये बात की। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको सूरत हाल नज़र आती है। दूसरी पर्चों की बात है, लड़ाई की, थाने कचहरी की। आप पंजाब के किस मर्जी हलके में चले जाएं, अर्बन से बाहर निकलें, आपको रूरल साइड पे यही थाने चौकी की सियासत नज़र आएगी। ACDC अपने काम करवा रहे हैं, या वहाँ पे थाना चौकी कचहरी जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। जो अच्छा थाना कचहरी मैनेज कर लेता है उसको अवाम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हमारे कम से कम थाना कचहरी के काम जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये है हमारी असल रियल पॉलिटिक्स का फेस। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जबकि जो हमारे एक और मजहबी जमात हमारे तहरीक लब्बैक, उनके रहनुमा भी वहाँ गए थे, हाफिज साहब, तो उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ा अच्छा उनका गैदरिंग थी। अच्छा। और बड़े चार्ज लोग थे। अब अगर उनके जलसे को देखा जाए तो नज़र आता है कि अगर सारे वो वही वोटर्स थे तो फिर हाफिज साहब जो हैं वहाँ उनकी जमात सीट ले जाएगी। अच्छा। लेकिन जो इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमारी वहाँ 2-3 लोगों से बात हुई है, जी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइवल की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छा। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नहीं होगा। अच्छा। पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मुकाबला है, और थोड़ा सा पलड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का भारी है राना सलीम की वजह से। अच्छा। क्योंकि पिछली दफ़ा उनको जिन पॉकेट्स से वोट नहीं मिले थे कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, अब वो अच्छा। पॉकेट्स भी उनको वोट दे रही हैं। पर्सनलाइज वोट है, इसको जमात के आप किसी भी जो जीते उसको जमात की आप जीत नहीं कह सकते। अच्छा। ये पोर्ट्रे यही करेंगे तमाम सियासतदान कि हमने जीत लिया, हमने कर लिया। आप ये देखें कि वहाँ रज़ा हयात हराज जो है, हराज फैमिली वहाँ बैठी हुई है। अच्छा। वो हमेशा अपनी मर्ज़ी से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो जीत के आते रहे हैं, और हमेशा उन्होंने आके अपनी नई जमात जो भी
हुकूमत बना रही होती है उसमें वो शामिल होते रहे। ये वो हल्का है खानेवाल का। तो इस एतबार से हम ये ज़ाती ताल्लुकात पे कोई भी जीत के आएगा। राना सलीम के जो इस वक्त मामलात हैं कुछ बेहतर नज़र आते हैं। अच्छा, अब आपने 71 की बात की, लेकिन असल पैसा जो नज़र आता है बाबर साहब वो फिर ज़िया साहब के दौर में या उसके बाद नज़र आता है। अब इन्होंने जिस तरह गुलाम साहब ने कहा कि जी वो जो जिस तरफ धकेला जाता है उस तरफ चले जाते हैं, तो वो धकेलने वाले धकेलते हैं और जाने वालों ने जाना ही होता है। तो ये सिर्फ कसूर क्या उस तरफ से आता है या आप भी खुद पहले ही तैयार होते हैं कि जनाब आप इशारा करें और लो जी हम उस तरफ जा रहे हैं? ये कोई हमारा भी अंदर होता है या ये बस हमारी पॉलिटिक्स यूं ही है और ये यूं ही चलती रहनी है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एक बंदा कहीं से इलेक्शन लड़ा, अब आगे जाकर दूसरी टिकट से लड़ा, वही जो हम पहले बात कर रहे थे, इसमें कोई नहीं। लेकिन जब वो जीत जाएंगे तो कहेंगे जनाब, मिसाल के तौर पर अब अगर नून लीग जीत जाती है कहेंगे जनाब देखें असल तो हमारा था, निशात डार की तो कोई औकात ही नहीं थी, वरना उसकी बेवा जीत जाती। उसामा साहब देखें, अल्लाह बेहतर जानता है कौन जीतेगा, लेकिन वहाँ पर राना सलीम के ख़िलाफ़ नून लीग के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। राना सलीम साहब जो थे पिछला इलेक्शन निशात डार के मुकाबले में पीटीआई से लड़े थे और वहाँ पर जो उनकी तकारीर हैं जो उस वक्त उन्होंने मियाँ बरदरान के ख़िलाफ़ की थी, जिस तरह से उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे और जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो अब जो पीटीआई वाले हैं वो उनकी वो तकारीर जो है वो सुनवा रहे हैं लोगों को कि जनाब जिसको टिकट दिया गया है, जो पीटीआई छोड़ के नून लीग में आया है, उसके नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमुदात थे 2018 में, वो तकारीर जो है वो घर घर में चल रही है। अभी तो हमने बात की, मियाँ साहब कह रहे हैं मैं सोचूंगा, जो लोग आना चाहते हैं उनके बारे में सोचूंगा, यहाँ उन्होंने कुछ नहीं सोचा। वहाँ पर सर बड़े प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर नून लीग के लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप निशात डार साहब जो हैं उनकी वाइफ को ये टिकट दे दें, वो सीट बड़े आराम से जीत लेंगे। अच्छा। लेकिन राना सलीम साहब के पास एक बड़ी पर्ची थी और वो जो बड़ी पर्ची थी उसने काम दिखाया और उनको नून लीग का टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो नून लीग के अंदर रिजेंटमेंट है वो भी कायम है। पीटीआई ने जाहिर बात है पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उनकी बेवा जो है उसको टिकट दे दिया। मुकाबला सख्त है। नून लीग की रिजेंटमेंट किस हद तक काम आती है, मियाँ साहब का करिश्मा कितना चलता है, और ये अब कल वोटर ही बताएंगे। जहाँ तक फिर पार्टी की बात है, अताउल्लाह तारड़ साहब एक शरीफ आदमी है, एक थोरली जेंटलमैन आदमी है। वो पहले भी पकड़ लिया था, तो पहले भी थाने गए थे, छुड़वाने गए, खुद धर लिए गए, अपने कारकुनों को छुड़वाने गए थे। उनकी ड्यूटी लगती है हर इलेक्शन में, वो हर इलेक्शन में जाते हैं और जाकर पार्टी की जो ड्यूटियाँ वो जो फ़ायदा है वो सर अंजाम देते हैं कि किस तरीके से जो भी पार्टी को सपोर्ट दे वो दे सकते हैं वो दें, क्योंकि इलेक्टेड एमपी एमएनए तो नहीं जा सकते, इनके पास तो कोई ऑफिस ये तो कोई ओहदा नहीं है, ना एमएनए ना एमपी हैं। ये बस शहबाज शरीफ साहब के साथ वो सीएम थे, उनके साथ उनके पीएस थे जब वो सीएम थे, तो इन्होंने सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और पॉलिटिक्स में आ गए। तो लाजमी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जब कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो ये वहाँ पर पहुँचे होंगे और वहाँ जाकर जारी बात है कि वहाँ पर लड़ाई हो गई। फिर पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर क्या हो रहा है मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन अता तारड़ मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो एवं किसी के घर पे हमला कर दें, एवं किसी का दफ्तर तोड़ दें, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जो उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन ये मुकाबला जो है ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता दूं, ये कि अगर वर्सेस पीटीआई असल चीज़ ये है कि राना सलीम के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है, बड़े वहाँ पर एहतजाज हुए, तो लोगों ने मियाँ साहब को बड़े 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 फ़ोन किए, बड़े ख़त लिखे, बड़ी सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बड़ी एक कैंपेन चली, लेकिन मियाँ साहब जो है वो इस पर डटे रहे कि नहीं टिकट उन्हीं को देना है। तो अब देखिए कल मियाँ साहब का बयानिया जीता है या फिर जो वर्कर हैं वो जीते हैं, ये अब कल पता चलेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर इतनी कमज़ोर है, जो कि मैं भी समझता हूँ आप दोनों सही कह रहे हैं कि वो उसका कोई बड़ा चांस नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें या पीपल्स पार्टी अहमियत के लिए गुलाम साहब कर रही है या उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि चलो जी कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से, वरना तो वो जिस तरह कहते हैं 3 में 13 में पिछले इलेक्शन में तो जमानतें जब्त हो रही थी। पंजाब में एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है क्योंकि तमाम का तमाम वोट बैंक जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हुआ था 2018 के इंतखाबात में, उसमें ज़्यादातर वोट बैंक जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। तो वो अपनी बका की जंग है, उसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, माहौल भी बना रहे हैं, उनका हक भी बनता है कि वो अपने तमाम जो पुराने नाराज़ कारकुन हैं
जो दरमियाने वोटर्स हैं, फुल जाले नहीं हैं लेकिन वो दरमियाने वोटर्स हैं, कभी वो पार्टी देख के वोट दे देते हैं, कभी शख्सियत देख के वोट देते हैं, तो वो उनको मूसा गिलानी साहब भी चार्ज कर रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। गिलानी फैमिली फुल्ली इन्वॉल्व है वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए भी ये टफ टाइम है कि वो अपने लीडरशिप को ये बताएं कि वो पूरे रीजन में एक मकाम रखते हैं, और वो अगर वहाँ से 2000 वोट निकलते पीपल्स पार्टी के तो वो उसको कम से कम 10 से ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, चलें, इसकी कोशिशें हो रही हैं, देखते हैं अब कल इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी साहब, वो गालियाँ धमकियाँ देते सुने जा रहे हैं काफ़ी को, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। अब पता चला। शहरियार अफरीदी साहब हुकूमत की तरफ से मेंबर भी हैं और चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी हैं। इन्होंने एक सहाफ़ी यूनुस खान साहब को धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं, वो ऑडियो मौजूद है, और ये जो सिफारती अमला है फ्रांस में मौजूद, उसके साथ कई और अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे, और इन्होंने कहा कि जी अगर आप लोगों ने जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने सहाफ़ियों ने रगड़ा ना दिया उसको, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब सहाफ़ी यूनुस खान साहब ये कह रहे हैं कि जी इनकी ऑडियो का जायज़ा भी लिया गया है अदालत से, वहाँ पर फ्रांसीसी हुकाम ने इजाज़त लेकर ऑडियो का जायज़ा लिया है। मैं अब खौफज़दा हूँ कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले 10 दफ़ा सोचूंगा। अब मामला ये था कि शहरियार अफरीदी साहब से इन्होंने सवाल ये किया था कि जी आप फ्रांस आए हैं तो कश्मीर का मुकदमा किसके सामने पेश किया है। शहरियार अफरीदी साहब ने जवाब दिया कि वो तो सर दर्द का इलाज कराने पेरिस आए हैं। तो यहाँ से सारा मामला शुरू होता है। तो गुलाम रज़ा साहब, ऑडियो लीक्स का चूँकि मामला है तो यहाँ ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं, उसमें शहरियार अफरीदी भी सामने आ गए हैं। मैं पहले आपको ऑडियो सुनवा रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि ये सारी सुनवाने वाली नहीं है, तो इसलिए हम बड़ी एहतियात से इसको एडिट करके आपके सामने लेकर आए। अब आपको पता है कि कौन है, कौन इंसान का बच्चा है। मैं तो नहीं आऊंगा फ्रांस में, आपको पता है। वो जब क्वेश्चन कर रहा था, आप क्यों चुप थे? आपने उनसे पूछा, आप उन दोनों ने, आपकी तंजीमों ने उससे पूछा कि तुमने खबर किस चीज लगाई है? जी मैंने पूछा। क्या पूछा? मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी भी मुझे फोन कर रहे हैं। मुझे उसने ये कहा है कि अफजाल डाल साहब के फोन पे मेरी बात होगी है, हुई है। हुई है? क्या बात हुई है? बात यही हुई है कि आपने ये खबर क्यों लगाई है। जी जी। तो वो ये कह रहा था कि तो होता कौन है खबर लगाने वाला? जी जी। फिर उसने कहा मेरी बात होगी, एम्बेसडर साहब ने कॉल आई है, उसके बाद मैंने एम्बेसडर को कहा, एम्बेसडर ने प्रेस अटाशी के थ्रू, बाबर भाई आप नाराज ना हो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हंसते हंसाते अभी आप सबके साथ मिलूं। आप लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, आपने निकाला है, मैं नहीं जानता था इनको। आपने मुझे, आपको मैं बड़ा समझता हूँ, इज्जत समझता हूँ। शहरियार की बात होती तो मैं आपके पाँव की जूते के बराबर है। ये पाकिस्तान की बात है, आपने पाकिस्तान नहीं की है। एक आदमी के आगे उस के साथ अभी क्या करेंगे? ये कहना कि हाँ उसको नहीं करना चाहिए था, उसको पूछो, उसको रगड़ो। अगर आप कश्मीरी हो और अगर आप पाकिस्तानी हो, मेक हिम अकाउंटेबल, दैट बगैर। ये क्या बात हुई? कल को कोई किसी की बेइज्जती करेगा, आप उसको यार हमने छोड़ दिया। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यानी मुमकिन तौर पर वहाँ जो साफ़ी हैं उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की वजह से वो वहाँ आ गया, मैंने आपकी वजह से उसका सवाल सुन लिया और ये सारा कुछ हुआ, आप लोग जिम्मेदार हैं, अब आप उसको रगड़ा दें। अब वो शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं जी मेरी इज़्ज़त का तो जनाजा निकाल दिया आपने, इस तरह से करके खबर भी लग गई, ये सारा कुछ हो गया। अब शहरियार अफरीदी साहब के वैसे तो बहुत से जुमले मशहूर हैं, लेकिन जान अल्लाह को देनी है, ये इनका बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा वायरल हुआ, जान अल्लाह को देनी है। राना सनाउल्लाह साहब पर एक केस हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा मनशियात पकड़ी गई थी, मैंने भी उस पर प्रोग्राम भी किए, हमने किए, इतनी मनशियात पकड़ी गई और जिस तरह का केस नज़र आ रहा था सारा बड़ा कि जी मजबूत केस है, वो आज तक उसका कुछ बन नहीं सका। गुलाम रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये ऑडियो और वीडियोस, एक तो ये बहस इस वक्त मुल्क में चल रही है कौन सी सही है कौन सी गलत है, एक वो मामला है, दूसरा यहाँ पर सहाफ़ियों की आज़ादी का भी मामला यहाँ पर चल रहा है। जब हुकूमत में ही बैठे लोग, गलत होगा सवाल, बिल्कुल गलत होगा, गलत मौके पर किया गया होगा, वो एक किसी और विज़िट पे गए हैं, वहाँ कश्मीर की बात उन्होंने कर दी, जो भी था, लेकिन क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है? उसके बाद सारी सहाफ़ी बरादरी को उठे होकर कहना कि जी आप लोगों की वजह से मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई, अब उसके पीछे जाओ।
यूनुस खान एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं। वो यहीं इस्लामाबाद में भी सहाफ़त करते रहे हैं और यहाँ से वो फ़्रांस चले गए थे और वहाँ पे भी वो उनका रोज़ी रोटी जो है वो सहाफ़त से ही वाबस्ता है। बहुत सारे UN सेशंस, NATO सेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशंस और पेरिस में बहुत सारी तकरीबात, वो हर चीज़ को कवर करते हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं स्ट्रेटजिक मामलात पर भी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। ये वही दौरा है शहरयार अफरीदी साहब का जिसमें वो अमेरिका गए थे और वो वहाँ पे लिवाइस की शर्ट पहन के, तो वो जब वहाँ पे मसला बना तो उन्होंने कहा कि जी मैं, आप जानते नहीं है कि मैं वज़ीर हूँ। उनको खैर वहाँ पे रेस्क्यू किया गया एम्बेसी की जानिब से और हमारे सफारत खाने ने उनको वहाँ से बाहर ले गए। उसके बाद फिर आप जानते हैं टाइम स्क्वायर के ऊपर भी इन्होंने कोई बातें कर दी इस तरह की, वो भी मसला बना। वहीं पे एक इवेंट था जिसमें इन्होंने कश्मीर के हवाले से बात करनी शुरू की और सफारत खाने का वो इवेंट था, तो उसमें भी बदनज़मी पैदा हो गई इनकी बातचीत से और अमेरिकन हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को बाकायदा तौर पे ये बावर करवाया कि ये गलत कहा गया है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आप इनसे ये सवाल पूछें कि चाइना में यूगर्स के साथ चाइनीज़ क्या कर रहे हैं। अगर वो आप उसकी मजम्मत भी नहीं करते, उसकी खबर भी नहीं चलाते, बात भी नहीं करते, तो हमारे ऊपर आप बड़ा प्रेशर डालते हैं कश्मीरियों का। ये उस दौरे से सीधे पेरिस आए, वहाँ पे ये खिताब कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने कश्मीर के ऊपर खिताब किया वो, ठीक है, क्योंकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। तो जब कश्मीर के ऊपर खिताब किया तो यूनुस खान ने सवाल पूछ लिया कि आप यहाँ अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे MPs हैं जिनसे आप मिले हैं या जिनसे आपने बात की है, मसला कश्मीर उठाया है, तो उसके ऊपर वो बरहम हो गए। और ये एक शख्स का वतीरा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसा स्टफ़ मौजूद है जो जर्नलिज्म को, जर्नलिस्टों को ना तो वो बर्दाश्त करता है ना उनकी बात बर्दाश्त करता है। सर ये अब हर तरफ ही हो गया है, मेरा ख्याल अब सियासत इस तरफ चली गई है सर, ये अब हर तरफ हो गया है। नून लीग के लोगों का भी है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कौन है बोल के जी किसका बाप बेटी इस तरह से बात कर रहे हैं। कहीं आपको नजर आ जाएगा, यहाँ तो बिलावल साहब का वो आ गया, उन्होंने जो एक गाली दे दी कि जी ये जो भौंकते रहते हैं इनका क्या करना है, ये पीपल्स पार्टी कार्रवाई के खिलाफ। तो ये अब हर तरफ हमें नजर आ रहा है। वैसे अच्छा बाबर डोगर साहब, एक तो ये कि आपके लिए भी गुलाम रज़ा साहब, बाबर साहब के लिए भी, पूरी कौम के लिए खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, चूँकि मैं ये शामिल करना चाह रहा हूँ कि जी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत में। पेट्रोल की अब नई कीमत है जी 140 रुपये 82 पैसे और डीजल 137 रुपये पर आ गया है। तो ये एक रिलीफ ज़रूर आवाम के लिए है। कोई अच्छी खबर भी कभी सुनने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है जी। अच्छा अब चलें, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने साथ ही कह दिया जी आगे अब 10 रुपये महंगा हो जाएगा, तो तब आप क्या करेंगे? यार ये अगले 15 दिन की तो खुशी मना लो भाई, कुछ तो रिलीफ मिला है, इसका करें। आगे जब होगा उसको क्रिटिसाइज भी कर लेंगे, जब आगे जाएगा तो हम यही करते रहते हैं सारा दिन। अभी 5 रुपये कम हुए, उसकी थोड़ी सी खुशी मना लें। बाबर साहब साहब बिल्कुल चलें, कोई रिलीफ तो मिलेगा। 5 रुपये कम हुआ है, बात तो ठीक है, 10 रुपये बढ़ा दिया, बाद में 5 रुपये बड़ा एहसान चढ़ा के गवर्नमेंट ने कम कर दिया, चलें मेहरबानी है। असल चीज़ ये है कि शहरयार अफरीदी साहब जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। अगर वो अमेरिका जाएं, अगर वो फ्रांस जाएं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कश्मीर का इशू वहाँ पर रेस करेंगे। अब ये मौलाना फजल रहमान को बड़ा लताड़ते रहे, उनको मौलवी डीजल कहते रहे। मैंने भी बार बार मौलाना फजल रहमान ने कि उन्होंने कितनी दफ़ा असम्बली के अंदर कश्मीर के हवाले से बात की, कितने इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर की बात की, कितनी जगह पर जाकर उन्होंने कश्मीर के इशू को उजागर किया। तो सवाल तो ये है, अपने डिफेंस में कह रहे हैं मेरा दौरा कश्मीर के हवाले से शायद वो नहीं कहते, मैं तो यहाँ इलाज के लिए अपने आया था, तो शायद इस वजह से। लेकिन जहां वो जा रहे थे तकरीर चुकेगी तो उस पर सवाल हो गया। अगर तो वो जा रहे हैं इसलिए कश्मीर के हवाले से, सवाल अगला ये है, पहले से मुलाकातें तय होती हैं। सवाल अगला ये है कि अगर वो इलाज के लिए गए तो फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को इलाज तक महदूद करें, फिर वो इस तरह की तकरीबात में ना जाएं। जब आप जाएंगे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, सारी दुनिया की नज़रें कश्मीर की तरफ लगी हुई हैं, सारे कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मिनिस्टर जो है वो कश्मीर का एम्बेसडर है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूँ, और कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करे। तो उसने अभी तक कश्मीर के बारे में क्या किया? चले वो सीधी इतनी बात कर देते कि जनाब मैं बीमार हूँ, अपना इलाज करवाने आया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इस पर एफर्ट करूँगा। ये क्या तो कि आप लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दें? चले
प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म हो रहा है, बात पेट्रोल की हो रही थी, तो 4 रुपये ट्रिम लेवी में इजाफा करना है, IMF से मुआहदा किया हुआ है, 30 रुपये लेकर जानी है। तो इसलिए जो बाबर साहब बात कर रहे थे वो अपनी जगह दुरुस्त है कि जी आने वाले दिनों में फिर इजाफा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में प्रेडिक्शन यही है कि तेल की कीमतें इंशाल्लाह उम्मीद है कि नीचे जाएंगी, तो कुछ हद तक शायद रिलीफ उस लिहाज से आ जाए कि उस तरह कीमतें ना बढ़े पाकिस्तान में। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।